हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सबके आप सबके बीच आ चुके हैं और आज से हम डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पीछे देख ही पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे क्या लिखा है। ये जो बीटीसी पुराना नाम है पता ही होगा आप सबको, परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष। और कौन सा सेमेस्टर? प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर। और कौन सा वर्ष है? 2016 का है। ठीक है, तो हमारा आपको पता है थर्ड पेपर है जिसका नाम है साइंस। तो साइंस का जो ये 2016 का पेपर है वो मैं करवाऊंगा। 2016 ऐसे ही 17 18 प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं अभी मैं उस 2024 तक के वो सारे यहाँ पे कवर करवाऊंगा। मतलब एक सीरीज होगी। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी हम। अभी अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो ये 25 मार्क्स का होता है और इसमें 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर अतिलघु होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, दीर्घ बोलते हैं, लघु बोलते हैं। ठीक है, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्या है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी तो आपको पता ही होगा। पहले उभयचर क्या होता है बताओ, देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि उभयचर प्राणी कौन सा? 4 ऑप्शन है, खरगोश, कछुआ और चूहा और गाय। अब देखिए, अब आप सब इतना तो पता ही होगा, सिंपल सा आप आंसर टिक कर देंगे यहाँ पे कछुआ। ठीक है, कछुआ ऑप्शन भी है, कछुआ ही आंसर क्या है, कछुआ हमारा सही है। लेकिन उभयचर आपको पता ही क्या होता है, उभयचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा एक बार यहाँ पे। अगर हम बात उभयचर की करें, उभयचर जो प्राणी होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती हैं, ये जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। ये जो कि जानते भी हैं हम, जल व स्थल दोनों जगह पे सरवाइव कर लेते हैं। दोनों जगह पे क्या कर लेते हैं, उभयचर प्राणी जो होते हैं जल व स्थल दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं। फिर इसके साथ ही अधिकांश जो उभयचर प्राणी होते हैं इनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर वाले। 4 पैर। 4 पैर होते हैं। अंडे कहाँ देते हैं? ये अपने अंडे कहाँ देते हैं? जल में। ये अंडे जल में देते हैं। और इसी के साथ अगर लिखना हो, हाँ, ये एम्फीबिया वर्ग में आते हैं, जो एम्फीबियन क्लास होती है। वैसे उभयचर को इंग्लिश में ही एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एम्फीबिया वर्ग जल व स्थल दोनों दोनों जगह रहते हैं। और जैसे देखो, कछुआ के भी 4 पैर होते हैं। अगर मगरमच्छ देखें आप, उसके भी 4 पैर होते हैं। ठीक है, मेढक है, 4 पैर होते हैं। जल व स्थल दोनों के 4 पैर होते हैं। अंडे कहाँ देते हैं? जल में देते हैं और एम्फीबिया वर्ग में ये आते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कछुआ हो गया। कछुआ एक उभयचर प्राणी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो अनुकूलन अंग जो उसे सरवाइव यानी कि जिंदा रहने में, मछली के जिंदा रहने में जो हेल्पफुल होते हैं, उसके बॉडी के वो पार्ट्स, मछली के वो अंग जो उसे जीवित रहने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, या किसी एक विशेष जलवायु के प्रति उसे अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? अब मछली कहाँ रहती है? पता है, जलीय जंतु है तो जल में रहेगी। तो सबसे पहले धारारेखी शरीर शरीर ये क्या होता है? ये अनुकूलन अंग है। लेकिन बोला क्या है? अनुकूलन अंग नहीं है। पंख, पंख भी अनुकूलन अंग होते हैं। पंखों की सहायता से वो क्या करती है? तैरती है। गलफड़े, गलफड़े होते हैं जिनके द्वारा वो क्या लेते हैं? सांस लेती है। फेफड़े जैसा कुछ पढ़ा है क्या मछलियों के पास? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये अनुकूलन अंग नहीं है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो जो तत्व होते हैं एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं? एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोना सोना जैसे जल, जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सोना, सोना क्या होता है? गोल्ड, यू बोलते हैं आरम। सिल्वर क्या होता है? केजी, चांदी। अच्छा, पीतल, पीतल क्या होता है? पीतल होता है, पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास, और ये कैसी धातु है? ये एक मिश्र धातु। ठीक है, लेकिन यौगिक बोलेंगे इसे क्या? नहीं, तो यहाँ पे यौगिक कौन है? यौगिक हुआ हमारा जल। अब जल में देखिए कौन से, एक हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइंड हुए तो क्या बन के आया? तब बन के आया है जल। और किस रेशियो में है? तो रेशियो एक, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। ये जब कंबाइन हुए तो एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसका नाम है H2O। H2O यानी कि जल। जल क्या हुआ? एक यौगिक। क्लियर? फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करना है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को करती है? क्या करती है? यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा मेंशन है, लिखिए, देखिएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो है निथारना। निथारना क्या होता है? डी ऑप्शन है वाष्पीकरण, सी है तलछटीकरण, डी है छानना। पृथक करने की सारी विधियां जो है कहे की हैं? पृथक करने की ही हैं। पृथक करना इन द सेंस कोई भी मिक्सचर है, कुछ मिला हुआ है आपस में, एक दूसरे से अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रखा है? ऐसे ठोस पदार्थ को अलग करना है जो कि घुलनशील, घुलनशील सपोज दैट जो पानी है, पानी में शक्कर घुली हो, पानी में क्या घुली हो? शक्कर घुली हो। शक्कर शक्कर तो डिजोल्व हो जाती है ना, जो सी जो तुम्हारी चीनी होती है वो पानी में क्या हो जाती है? घुल जाती है। और चीनी सॉलिड है तो घुलनशील ठोस पदार्थ हुआ। ठीक, अब इसको अलग कैसे किया जाएगा? क्या छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे अलग करोगे? नमक है, चीनी है, सब घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, इनको कैसे अलग करोगे? दिख रहा होगा कि ऑप्शन आ रहा होगा माइंड दिमाग में कि इनको हम क्या करें, उसको पानी, उस जो मिक्सचर बनाया है चीनी और का जो भी बनाया है, वो शरबत बनाया है, नमक का पानी घोले हैं, जो भी एक है जो कि घुलनशील पदार्थ कोई घोले थे उस पानी के अंदर, वो क्या करें? उस पानी को वाष्पित कर दें। ठीक है, तो जो या चीनी होगी या जो नमक होगा वो नीचे रह जाएगा और सारा का सारा पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे अलग कर सकते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थ अगर है तो उसको हम केवल और केवल वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। अब निथारना क्या होता है? निथारना होता है, डिकेंटेशन बोलते हैं। निथारने में जब कोई सॉलिड अगर पार्टिकल है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, उनको क्या कर दें? नीचे तलछटी में बैठ जाने दें, और जो ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन जो साफ बचे तो क्या कर ले? अलग कर ले। सेम तलछटीकरण जो है, इस सेडिमेंटेशन बोलते हैं, सेम इसमें भी होता है। आप लोगों ने उसमें देखा है, नदियां होती हैं, नहर होते हैं, बालू देखो, बालू कहाँ तलछट नीचे बैठी होती है, सेडिमेंटेशन। और छानना, छानना तो पता ही है आपको, कोई भी हैवी पार्टिकल्स हो उनको किसी फिल्टर पेपर या जो छन्नी होती है उसकी मदद से छान ले तो उससे भी अलग हो जाते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर घुलनशील ठोस पदार्थ है तो उसको अलग एक ही विधि द्वारा किया जा सकता है, वो है विध वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन। आगे आते हैं इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। कोई अगर वस्तु है उसके तल, यही एक वस्तु है, इसका जो ये तल है इसके क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मात्रक क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर इसका आंसर करें हम, तो क्षेत्रफल आपको पता होगा, क्षेत्रफल एक टू डायमेंशनल राशि,
क्षेत्रफल एक द्विविमीय राशि। द्विविमीय कैसे, आपको पता है? वेट, द्विविमीय राशि, द्विविमीय को यहाँ पे अगर हम लिखने चाहें तो 2 डायमेंशन। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, एक अगर पॉइंट है कोई, जो पॉइंट होता है इसकी कोई ना लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, 0 डायमेंशन बोला जाता है। अगर कोई लाइन है, लाइन में क्या है, लाइन में केवल और केवल लेंथ होती है, लेकिन इसकी कोई ब्रेड्थ यानी कि विड्थ बोलो या ब्रेड्थ बोलो, चौड़ाई नहीं होती, तो इसे 1 डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे कि उस क्षेत्रफल में क्या होगा, लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी, समझा? ये 2 डायमेंशन। ये सपोज दैट लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। अगर 3 डायमेंशनल कुछ, अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा, तो क्षेत्रफल आएगा। अगर 3 डायमेंशनल है कुछ, मान लो कुछ 3 डायमेंशन, रूम है, कमरा ले लो, माचिस की डिब्बी ले लो, ईंट जो होती है, ब्रिक, ब्रिक बोलते हैं, ये 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में क्या होता है, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। क्लियर? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बात चल रही थी यहाँ पे क्षेत्रफल की, इसका वॉल्यूम भी निकाला जाता है। में एक क्वांटिटी और बढ़ गई, जैसे ही हाइट आई तुरंत क्या हुआ, वॉल्यूम भी आ गया, यानी कि आयतन भी आ गया। तो बात चल रही थी इसकी, तो क्षेत्रफल जो होगा, बोला था इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है, हमने बोला इसमें क्या होता है, केवल बट केवल लेंथ, इसमें केवल लेंथ में लिखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ। दूसरा ये क्या है, इसमें लेंथ भी होती, ब्रेड्थ भी होती, और क्या होती है, हाइट भी होती, हाइट। 3 आ गई। तो जब लेंथ होगी तो इस केवल मीटर, मीटर बोलो या इकाई, यहाँ पे एक चीज लिखते हो, इकाई, जो भी इकाई हो, केवल यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, लेकिन मीटर में होगा तो मीटर होगी, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर होगी, किलोमीटर होगा तो जो भी लंबाई के, जो लेंथ के, लेंथ का जो भी मात्रक होते हैं यानी यूनिट होती है, तो डायरेक्ट यूनिट लिखें। इसमें क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ यूनिट का क्यूब, यूनिट में पावर क्या आएगी, क्यूब, यानी कि पावर में 3 आएगा। तो देखिएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो अब यहाँ पे मीटर, मीटर की बात की गई है, मीटर 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 मीटर, घन मीटर या वर्ग मीटर, तो ये देखो क्या आंसर आएगा, वर्ग मीटर। वर्ग मतलब स्क्वायर और मीटर, तो स्क्वायर मीटर, यूनिट यहाँ पे मीटर है, तो यही क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। आगे देखिएगा, अब आते हैं अतिलघु त्रि प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो छठा क्वेश्चन है, जब किसी, तो इसका आंसर क्या है, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को क्या किया जाता है, गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है। मान लो सपोज दैट आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, जैसे हम जब चलते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारी अर्थ हो गई, दूसरा हमारे पैर हो गए, और जब चलते हैं, चले तो क्या हुआ, हम जिस डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं यानी चलते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, वही फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो हमें गिरने से बचाता है। अगर वो फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन सपोज दैट 0 हो जाए, तो क्या होंगे हम,
फिसल जाएंगे, हम गिर पड़ेंगे। और जहाँ पे देखो चिकनी सरफेस होती है एकदम से टाइल हो, टाइल पे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो बहुत टेंड करती है जीरो की तरफ, मतलब बहुत कम होती है, और इसीलिए हम टाइल पे क्या होते हैं, टाइल पे या स्लीपर्स देखो, कभी घर में जब नई चप्पलें आती होंगी तो वो ज्यादा मतलब पकड़ होती है, जो पकड़ इन द सेंस कि उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और एक वो चप्पलें हो या जो भी शूज हो, अ, उनका जो नीचे की निचली वाली सरफेस है जो घिस चुकी हो, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी फिसलते हैं, जबकि नई वाले जो सैंडल्स चप्पल्स जूते जो भी थे वो नहीं फिसलते। तो देखिएगा, घर्षण बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को क्या किया जाता है, गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो दोनों सतह के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जिससे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा क्या है, सर्पी घर्षण, तीसरा है लोटनिक यानी कि स्लाइडिंग है, और ये वाला लोटनिक घर्षण। लोटनिक मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब जैसे कोई घूमने वाली चीजें हैं उसके ऊपर किसी दूसरी वस्तु को, जैसे दो तीन, आपने देखा होगा जैसे घर में नीचे पहिए लगे होते हैं गोल गोल से। घर पे जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सब चीजों में ऐसे लगे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम रोल करके वहां तक ले जाते हैं, या कुछ डाल दें गोल सी चीज से क्या हो, तो उनको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। तो पता चला, जब किसी वस्तु की सतह पर बस किसी अन्य वस्तु को क्या किया जाता है, गति करने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो दोनों क्या है, सतह के बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, और ये लूटनी घर्षण बल, ये तीनों आपके बल। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखो। अलैंगिक प्रजनन विधियां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बताना है प्लांट्स। देखिएगा क्या है, पेड़ पौधों में इसमें डायरेक्ट पढ़ते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्न है, कौन कौन सी हैं। एक है खंडन, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, मुकुलन हुई, और ये बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन अभी ये जो है, ऐसे जो रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, जैसे आपको प्रजनन विधियां बताएं पौधों में, तो एक तो सेक्सुअल हो गई, एक सेक्सुअल हो गई, दूसरा क्या हुआ, एक असेक्सुअल हो गई जहां पे यहाँ पे जिसकी बात की गई है, और तीसरा एक और विधि हो गई जिसको कायिक प्रवर्धन। लेकिन पहले क्या होता था, अभी जो नई बुक्स आई हैं अपडेट होकर, मैंने उनमें देखा है कि कायिक प्रवर्धन को एक तीसरा मेथड के रूप में बताया गया, तीसरे मेथड के रूप। वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आप अभी लिख के चलिए इसे। कायिक प्रवर्धन में कौन कौन सी हो गई, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आगे आते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, हमें पता ही है पत्तियों का मुख्य कार्य। सिंपल सा, पत्तियों का कार्य क्या हो सकता है, पत्तियों का कार्य सबसे पहले रसोई घर बोला जाता है, खाना बनाना। प्रकाश संश्लेषण की जो इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो कहाँ होती है, वही होती है। देखिएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लीव्स जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लोरोफिल। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का भी आदान प्रदान करती हैं। ये सब पत्तियों के फंक्शन है, पत्तियों के। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे क्या होता है, गैस में ठोस जो होता है, सॉलिड टू जो सॉलिड स्टेट होती है उसे सीधे डायरेक्ट कन्वर्ट होना किसमें, गैस स्टेट में। ऊर्ध्वपातन को हिंदी इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत से बच्चे
इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं फिर करते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या होता है, जैसे कपूर देखा होगा आप, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस पदार्थ, ध्यान रखिएगा, ठोस पदार्थ डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गर्म कर हीट देने पर, किसमें, गैस अवस्था में, यानी गैस अवस्था में सीधे गैस में, और ठंडा करने पर क्या होता है, फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन है, अमोनियम क्लोराइड, कमा नहीं है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, नौसादर भी बोलते हैं इसे, कपूर हुआ, आयोडीन I2, एथिलीन, और शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ तो CO2, सॉलिड CO2, देखो यहाँ पे सॉलिड CO2 होती, सही क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ का CO2 जब सॉलिड फॉर्म में होती है उसे शुष्क बर्फ बोलते हैं। नैफ्थलीन, नैफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होता है इसका बड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, आपने पढ़ा होगा घूर्णन गति। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूमती रहती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला किस प्रकार की गति होती है, उसने घूर्णन गति की डेफिनेशन नहीं पूछी है, उसने पूछा है किस प्रकार की गति होती है। घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है, एक केंद्रीय रेखा के परितः या एक अक्ष से अक्ष के परितः किसी वस्तु की वृत्तीय गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करना है आपको, जो पूछ रहा है बस वही लिखना, कहानी नहीं लिखनी। डीएलएड में अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर आप, कहानी नहीं लिखनी, ना इतना टाइम होता है कहानी लिखने का। इतने क्वेश्चन होते हैं कि जितना आपका 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, तो वही उसी टाइम में आप करते रहेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन वो भी काफी चैलेंजिंग होता है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, सेंसस की बात की गई है, नाम लिखे। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, कौन सी, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, साथ अगला क्वेश्चन लघुत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 नंबर का आता है। मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं नुकीली क्यों होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इसकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए क्या करती हैं, जल संग्रहण का कार्य करती हैं। अब देखिए कौन से पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे जहां वर्षा क्या होती है, वर्षा एकदम कम होती है और सूखा रहता है, पानी की कमी होती है। अब होगा क्या, जैसे अपना थार मरु यहाँ पे आओ, रेगिस्तान में, राजस्थान वाले एरिया, इस वाले एरिया में जाओ, ठीक है, तो वहां पे जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो भी हैं, पहली बात तो है ही नहीं, बहुत कम है, वनस्पतियां नहीं होती हैं इस जगह पे, किसकी वजह से, पानी की कमी की वजह से, जल ही नहीं है। तो क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कन्वर्ट कर लेती हैं खुद को। कन्वर्ट क्यों करती हैं, अब क्या होगा, जो कुछ भी पानी होता है, जो जो कुछ भी जल यानी वाटर को ये स्टोर करते हैं अपने अंदर। अब अगर ये इनकी पत्तियां नुकीली ना हो तो क्या होगा, आपको पता है, आपने वाष्पीकरण पढ़ा है, वेपराइजेशन पढ़ा है, वाष्पन पढ़ा है, आपने पढ़ा है जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी कि वाष्पन की जो दर होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पन की दर उतनी तेज होगी। सेकंड आपने पढ़ा है वाष्पन की दर क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो वाष्पन की दर क्या होगी, उतनी ही तेज होगी। ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें। अच्छा, तो बात आई क्षेत्रफल की, अगर पत्तियां क्या होगी, चौड़ी होगी तो उनका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसमें स्टोमेटल पोर यानी कि जो स्टोमेटा वाले रंध्र होते हैं वो भी होंगे, तो वहां से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, यानी कि जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पन, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। और वहां पे तो जल की कमी है, तो वो जल निकलने ना पाए, वहां से जाने ना पाए,
जाने ना पाए, इसलिए पत्तियां क्या कर लेते हैं, एकदम वो नुकीली हो जाती हैं। उस नुकीले होने से उनका जो क्षेत्रफल होता है पत्तियों का वो कम हो जाता है। और सेकेंड थिंग एक और होती है, जानवरों से भी रक्षा होती है। जब कांटे टाइप की पत्तियां होंगी तो जानवर क्या करते हैं, फिर उन्हें खाते नहीं। क्लियर? तो यही सब चीजें होती हैं। और उसके पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इसकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए जल का संग्रहण करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण ये जल की खोज में काफी नीचे तक पहुंच जाती है। देखिए पहला पॉइंट, मरुस्थल में पानी की कमी रहती है। ऐसे में भूमि गहराई से पानी अवशोषित करने के लिए गहरी जड़ें पाई जाती हैं। भूमि में ऐसे में क्या होता है, भूमि में जमीन के अंदर पानी जो है वो अधिक गहराई में होता है। अधिक गहराई में जल लाने का कार्य कौन करता है, जड़ें करती हैं। सिंपल सा है, गहरी जड़ें जो होती है वो अधिक गहरी गहराई में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में और तना पत्तियों में रूपांतरित हो जाती है। जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में और तना कहाँ में, पत्तियों में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा ऐसा ना भी हो तो पत्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। ऐसे कांटे में परिवर्तन ना हो तो आकार अपने आप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसका कारण यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये रीजन है इसके। अगला क्वेश्चन है, एक बर्फ की धारिता 12 लीटर है। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 लीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, एक चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ा है, आपको इतना पता होगा, एक लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर यानी कि ml। 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, इतना पढ़ा है। ठीक, तो ऐसे भी लिख लें हम, 1। अब इसी के साथ एक चीज और आपको बता दें कि 1 ml जो होता है, आप 1 ml बोलो चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या घन सेंटीमीटर बोलो, जो भी मना है वो आपको ये चीज क्लियर। आप पता है आपको कि 1000, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1 ml बोलो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, दोनों एक ही चीज है। क्या ml की जगह पे हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं? तो हम आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, 12 लीटर में घन सेंटीमीटर बताना है। तो 12 लीटर में दोनों तरफ क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 12 लीटर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या घन सेंटीमीटर। तो 12 लीटर 12,000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होगा, बराबर होगा, यानी घन सेंटीमीटर बराबर। तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, अब इसे घन मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें, घन मीटर में। देखिएगा, यही चीज देखिएगा, 12,000 है, लिख लो। अब सेंटीमीटर को जरा ब्रेक करते हैं, सेंटीमीटर क्या लिख लें, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अच्छा, अगर चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, भाई वन 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 की मल्टीप्लाई तो क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 सेंटीमीटर ही लिख। अब आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। या उल्टा लिख लो, 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 1 मीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 100 से डिवाइड किए, 1 अपॉन इधर क्या आ गया 100, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर जहां जहां लिखा है वहां पे क्या कर देना है, 1/100 मीटर रख देना है। 12,000 इंटू 1/100, अब क्या कर दिया मीटर, 1/100, 1/100। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, जीरो जो है यहाँ पे 6 हैं और ऊपर 3, 1 2, कैंसिल, क्या आया 12/100।
1000 मीटर का, मीटर 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 3 बार है तो किसमें कन्वर्ट कर लिया, घन मीटर या क्यूब मीटर। अब देखिएगा इतना, जब 3 जीरो हटेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -3। क्लियर, क्या आ गया, दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। मीटर क्यूब बोलो या घन मीटर बोलो, 12 लीटर जो था वो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब के बाई है। सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 12,000 ml बोल लो, और मीटर क्यूब में क्या आएगा, 12 गुणे 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब या घन मीटर। क्लियर। और इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 0.012 मीटर, घन मीटर लिख लो 0.012। अगला क्वेश्चन, बीनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को सोधार समझाइए। बीनना, ये पृथक्करण की विधियां हैं, तो बीनना देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आकार के घटकों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। जो विभिन्न आकार के घटक वाले मिश्रण है उनको अलग करने के लिए किया जाता है। आगे क्या कहते हैं, घटक मतलब, घटक को इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट्स जो कोई मिश्रण है, मिश्रण को बनाने में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं। जैसे हमने बनाया, सपोज दैट जैसे चावल है, चावल में कंकड़ होते हैं, तो कंकड़ अलग पार्टिकल्स हो गए, चावल अलग हो गए, तो उनको मिला लिया आपस में, फिर क्या करते हैं, उनको बीनते हैं। तो अलग अलग घटक वाले मिश्रण को अलग करने की का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आकार के घटकों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, विभिन्न आकार के मिश्रण जैसे कंकड़ को आटे से या चावल से अलग करना, दाल से हटाना। फटकना क्या होता है, फटकना वह प्रक्रिया है, फटकना घर में देखोगे क्या होता है, सूप होता है, तो फटका जाता है इस तरीके से। फटकना वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। अरे ऐसे समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, देसी लैंग्वेज में। यार घर घर पे सबके काम होते हैं, चावल दाल और जो भी खाना पकाने से पहले मम्मी बहनें या जो भी घर के मेंबर्स हैं जो खाना बनाते हैं वो क्या करते हैं, बिनाई करते हैं, कंकड़ हटाते हैं। और कभी ऐसा होता है, कभी कभी फटकना भी पड़ता है। ठीक है, जो भी फटका कब जाता है, जब कोई इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धि है, जो भी उसके अंदर मिला हुआ जैसे बाहर निकालना है, वो बहुत हल्का होता है। जब हल्का होता है तो उसे हम आराम से फटक के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे भूसी का पृथक्करण, तो भूसी से अनाज का क्या करना, पृथक्करण करना ही फटकना, फटकने का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गए। अगला देखिए, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, मूलांकुर व प्रांकुर से क्या बनता है। बीजों की संरचना, ये तो अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है, बीज बना भी है। ठीक है, एक बीज है, काहे का बीज है, सेम का बीज है। देखिएगा, पहले से पढ़ लेते हैं। बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन दर बना है। ये चील, तो ये लिखा हुआ है, इस पे मुझे डाउट है, तो ये चील नहीं है, चूल हो। बीजावरण के दो स्तर होती है। बीजावरण के दो स्तर होते हैं, कौन कौन से, बाह्य बीज चोल, हाँ, और भीतरी प्रवार। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह एक तरह का नाभिका होती है, जिसके द्वारा बीज क्या होता है, फल से जुड़ा रहता है, इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग से मूलांकुर उत्पन्न होता है। प्रांकुर द्वारा तने एवं पत्तियों का निर्माण। मूलांकुर, मूलांकुर का निर्माण, तो बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें एक नीचे पार्ट जाता है, एक ऊपर जाता है। तब एक सूर्य की सन की डायरेक्शन में, और दूसरा सन के अपोजिट डायरेक्शन, एक सन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक सन के डायरेक्शन। तो जो नीचे वाला जो सन की डायरेक्शन में होता है, जो नीचे जाता है, सन रेज जो होती है उनकी डायरेक्शन, तो वो जो नीचे जाता है जड़ का, उसे ही बोलते हैं मूलांकुर। और ऊपर वाला जिससे तने और पत्तियों का विकास होता है, उसे प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर द्वारा तने और पत्तियों का विकास होता है। बीज को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग से मूलांकुर उत्पन्न होता है। जो बीज का निचला भाग होता है, जड़ बनता है। मूलांकुर से ही किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। प्रांकुर से पत्तियां, तने का निर्माण होता है। तो ये सब चीजें हो गई। ये बीज का क्वेश्चन, बीज का चित्र दे रखा है, आपको सेम का बीज बना देना है।
बहुत आसान। तो यही हो गया कि हमारा आज के 15 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिएगा, गुरुत्व बल एवं पेशी बल को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है। जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है। गुरुत्व बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है। देखो, जो गुरुत्व बल है वो एक आकर्षण बल। कैसा बल है? आकर्षण बल है। जब अ, मान लो सपोज दैट हम ऊपर से कोई भी चीज है, एक बॉल को क्या किए, ऊपर फेंके, थ्रो किए, और फिर वो बॉल कहाँ गई? नीचे आ गई। क्यों आ गई नीचे? क्योंकि उसे अर्थ एक फोर्स लगा रही है उस पर। उसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब अपनी ओर खींचना, यानी आकर्षण बल है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है। गुरुत्व बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रायः उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। उदाहरण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। समझ आया? पृथ्वी किसके घूमती है? सूर्य के चारों ओर। और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है। इसीलिए किस कारण घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। पेशी बल क्या होता है? यहाँ पे मांसपेशियों का यूज, मसल्स का यूज हो। वह बल जो मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन, मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मतलब जैसे हम कुछ सपोज दैट कोई काम करते हैं, घर का काम जो हाथों से करते हैं, उनमें किसका यूज होता है? तो जहाँ पे मसल्स का यूज हो, मांसपेशियों का यूज हो, जैसे फावड़ा चलाना हुआ, कुछ उठाना हुआ, बोरी लाद के जा रहे हैं या कुछ भी लिए जा रहे हैं, जहाँ पे मांसपेशियों की क्रिया के कारण, मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। खींचने, उठाने, धक्का देने और दौड़ने के लिए पेशी बल की आवश्यकता होती है। उदाहरण, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब कैसे बल? मांसपेशियों के कारण होते हैं। तो कौन सा बल लगता है? पेशी बल लगता है। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? देखिएगा, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन सभी बीज देने वाले पौधों में एक अनुकूली तंत्र है। बीजों का प्रकीर्णन क्या है? सभी बीज देने वाले, जितने भी बीज देने वाले पौधों में क्या एक अनुकूली तंत्र है। तो कुछ बीजों के अंकुरण और वयस्क पौधों तक जीवित रहने, वो अंकुरण होता है, फिर पौधा बड़ा होता है, बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वयस्क हो जाता है, जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए अपने मूल पौधे से दूर बीजों की आवाजाही या परिवहन में भाग लेता है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन देखिएगा। कौन कौन सी? हवा द्वारा फैलाव, कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचनाएं युक्त बीज पवन द्वारा उठकर दूर तक फैल जाते हैं और पौधे का यानी अंकुरित होकर पौधे का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है? पानी से फैलाव, पानी से बह जाते हैं। पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधों में होता है और कुछ में जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है। ऐसा भी होता है कि बीज कोई पड़ा हुआ है और पानी बारिश हुई, वो बीज बह के चला गया पेड़ के पास। सपोज दैट एक कोई प्लांट है, प्लांट से बीज क्या होके नीचे आ गया, प्लांट के नीचे पड़ा हुआ है, गिर गया, और वो बारिश हुई, बारिश के साथ बह के दूसरी जगह चला गया। यही है कुछ जो पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधों में होता है और कुछ में जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है। दूसरा तीसरा क्या है? जानवरों द्वारा भी फैलाव होता है। ठीक है, जानवर क्या करते हैं? जानवरों में जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, उनमें बीज चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो दूर तक जानवर जहां जाते हैं बीज वहीं पे चले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? उनके भागों का चित्र बनाकर एक कार्य संक्षेप में बताइए। कार्य संक्षेप में बताइए। कार्य संक्षेप बताना है संक्षेप में, ठीक है। तो देखिएगा, पुष्प के भाग पहले, फिर उनके जो भाग हैं उनके भागों का चित्र बनाकर एक कार्य संक्षेप बताना है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, बीजांड, दल, बाह्य दल। एक तो ये हो गया बाह्य दल। दूसरा क्या हो गया? पुष्पीयच्छ हो गई, ये पुष्पासन हो गया। ये अलग यहाँ पे समझाया गया है कि ये देखिए ये क्या है? ये पुंकेसर है, परागकोश है, योजी है। एक बार पढ़ते हैं। पंडुन फल क्या होता है? ये भाग हैं इसके। एक फल का जो डंठल होता है, एक रिसेप्टेकल का होता है। फूलों के डंठल का वह हिस्सा जहाँ फूल के हिस्से लगे होते हैं। सेपल क्या होता है? यहाँ पे फूल के बाहर देखें,
फूल के बाहरी हिस्से अक्सर हरे और पत्ती जैसे जो एक विकासशील कली को क्या करते हैं, घेरते हैं। पंखुड़ी क्या होते हैं, एक फूल के हिस्से जो अक्सर विशिष्ट रूप से रंगीन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। क्लियर। तो आज का ये पेपर यहीं तक। ये फ्लावर का जो है ये थोड़ा ज्यादा करना नहीं है, वहां पे बस तुम्हें एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करना है। देखिए कोई भी चीज होती है, पता है हमारा जो ब्रेन है, मतलब इंसान का जो ब्रेन है वो इमेजेस में ज्यादा सोचता है, पिक्चर्स। कोशिश आप ये करेंगे कि वहां पे जो ये चित्र है, फ्लावर का आया, बीज का आया, साइंस में आएंगे वहां पे। ठीक है। ये आपको जो जैसे घर्षण बल आया था, घर्षण बल आया था, तुरंत वहां पे तुम्हें क्या करना था, बना देना था। चलिए ठीक है, जैसे घर्षण बल आया, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, ऐसे दिखाया आप, बना के रस्सी से। जितना आप क्रिएटिव रहेंगे उतना ही चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगे। ऐसे दिखा दिया कि कोई खींच रहा है इसको, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और शियर फोर्स इधर लग रहा है, और इधर कौन सा बल लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फ्रिक्शन। इस तरीके से जब बनाएंगे आप, यानी घर्षण बल, तो जो एग्जाम, जो कॉपी चेक करेगा हमारी, जो एग्जामिनर होगा वो इम्प्रेस होगा। ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पेपर हम 17 वाला अगली क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।